अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफसी स्कूल की तरफ से मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर को, जिसमें हम प्रपोजिशन पे बात करेंगे और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आई एम रिस्पॉन्सिबल डैश हायर मैनेजमेंट डैश दिस लॉस। दोस्तों प्रपोजिशन फिल करनी है आपने। आपके पास ऑप्शन हैं टू और ऑन, ऑप्शन बी फॉर, ठीक है। चारों ऑप्शन आप देखें कि आपको इनमें से सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है, सही कौन सा लग रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसे हम रिस्पॉन्सिबल रीड करते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ दो प्रपोजिशंस आती हैं, और सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल वर्ड नहीं बल्कि इसकी फैमिली के चंद और वर्ड्स भी हैं जिनमें आपके पास थैंकफुल, ओब्लाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, ग्रेटफुल, नाउन, अपोलोजाइज, ये सारे वर्ड्स हैं। इन सब वर्ड्स को आपने याद कर लेना है ताकि आपके प्रपोजिशन में अगर इनमें से कोई वर्ड आए तो आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। अब इनका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, ये वर्ड्स जो हैं ये अपने साथ दो प्रपोजिशंस ले सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। वो दो प्रपोजिशंस कौन सी हो सकती हैं? वो दो प्रपोजिशंस हमारे पास टू और फार होती हैं। अब टू जो है इसको आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप इसके बाद कोई पर्सन होगा, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल के बाद कोई पर्सन लिख रहे हैं तो पर्सन से पहले जो प्रपोजिशन आएगी वो आपकी टू होगी। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल के बाद पर्सन के अलावा कुछ और लिख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने जो प्रपोजिशन वहाँ पे यूज़ करनी है वो फार को यूज़ करेंगे। अब जो ये क्वेश्चन दिया गया था इसमें मैंने दो ब्लैंक्स दे रखी हैं। वो दो ब्लैंक्स क्या हैं? एक ब्लैंक में मैंने लिखा है हायर मैनेजमेंट और दूसरी में मैंने लिख दिया लॉस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दोनों प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि पहला वर्ड जो है हमारे पास हायर मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? हायर मैनेजमेंट जो इंडिकेट करेगा वो ज़ाहिर है किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कोई पर्सन ही होगा जो हायर मैनेजमेंट पे होगा, ठीक है। तो मीन्स कि यहाँ पे हायर मैनेजमेंट पर्सन के लिए लिखा गया है और लॉस वैसे क्लियर है कि ये पर्सन के अलावा समथिंग अदर है। तो अब आप रिस्पॉन्सिबल के बाद जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो आप टू और फार दोनों को यूज़ करेंगे। जो वर्ड फ्रेज है यहाँ पे हायर मैनेजमेंट, ये पर्सन के लिए आई है, तो पर्सन के लिए आप कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? रिस्पॉन्सिबल के साथ टू, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टू समवन, फॉर समथिंग, ठीक है। तो अब आई एम रिस्पॉन्सिबल टू हायर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे लॉस है तो लॉस अदर देन पर्सन हो तो फिर आप कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? आप वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी प्रपोजिशन आ जाएगी फॉर। तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम रिस्पॉन्सिबल टू हायर मैनेजमेंट फॉर दिस लॉस, ठीक है। ये सारी आपने याद करनी है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पेपर में कौन सी पूछ ले, हमें कोई पता नहीं, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद होने चाहिए। थैंकफुल, ओब्लाइज, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ठीक है। ये सारे वर्ड्स अपने साथ यही सेम कंसेप्ट लेंगे, टू और फार वाला। पर्सन के लिए टू, अदर देन पर्सन हो तो फार। अब चंद सेंटेंसेस और देख लें। मसलन एक सेंटेंस है, इसमें हमने नाउन को इस्तेमाल किया है। अब जब हम नाउन को इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आप नाउन के साथ भी वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। यहाँ पे अस लिखा गया है, अस पर्सन होता है और जेनरसिटी अदर देन पर्सन है। तो अस से पहले आप क्या यूज़ कर लेंगे? आप टू का इस्तेमाल कर लेंगे और जेनरसिटी से पहले आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। एक सेंटेंस और है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंकफुल, थैंकफुल टू यू, यू पर्सन होता है तो इससे पहले टू, और काइंडनेस पर्सन नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन वर्ड्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कब इनके साथ हमने टू को इस्तेमाल करना है और कब इनके साथ फॉर को इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, फेसबुक वॉज लॉन्च्ड इन। फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को पेपर में तीन तरह से पूछा जा सकता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा तरीक़ों से पूछा जा सकता है। मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि फेसबुक को तीन नाम दिए गए हैं। सबसे पहले इसको
फेस मास्क का नाम दिया गया? ठीक है, फेस मास्क। फेस मास्क इसको सबसे पहले नाम दिया गया, फिर इसको नेम दे दिया गया था फेसबुक का। अभी पिछले सालों में इसको मेटा का नेम दिया गया। तो पेपर में वो ये पूछ सकता है कि फेसबुक के बाद इसका नेम क्या रखा गया, तो मेटा। फेसबुक से पहले इसका नाम क्या था, तो फेस मास्क। ठीक है, ये चीज़ें वो पूछ सकता है। अब आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि फेस मास्क जो था इसको कब लॉन्च किया गया, तो फेस मास्क को लॉन्च किया गया था दोस्तों 28 अक्टूबर 2003 में। ठीक है, 28 अक्टूबर 2003 को फेस मास्क लॉन्च किया गया, लेकिन इसको भी ओपनली पब्लिक में नहीं किया गया था। पब्लिक में जब ओपन किया गया तो तब इसका फेस मास्क नाम नहीं था। पब्लिक में फेसबुक फर्स्ट टाइम जब आया तो इसका नाम फेसबुक ही था। लेकिन क्वेश्चन ये हो सकता है कि फेस मास्क से इसका नेम चेंज करके फेसबुक कब रखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपने याद रखना है, ये 4 फरवरी। ठीक है, 4 फेब ऑफ 2004 फेस मास्क से नेम चेंज कर दिया गया फेसबुक। ठीक है, और पब्लिक में ये कब इसको लॉन्च किया, लॉन्च तो हो गया लेकिन पब्लिक में नहीं था। ये भी पब्लिकली इवेंट, ये पब्लिक में कब आया, तो पब्लिक में ये आया 18 मई 2012 को। ठीक है, पब्लिक में कब आया, 18 मई 2012, यानी जब पब्लिक इसको इस्तेमाल करने लगी। तो वो डेट भी आपने याद रखनी है, 18 मई 2012। अभी 2 साल पहले फेसबुक ने इसका नाम मेटा के साथ चेंज किया है। तो मेटा के नाम के साथ इसको चेंज कब किया गया, तो वो अगेन 28 अक्टूबर आपने याद रखना है। 28 अक्टूबर 2021 में फेसबुक ने इसका नाम मेटा के साथ रिलेट किया। तो ये क्वेश्चन याद रखने हैं अपने। फेसबुक का पहला नाम क्या था, फेस मास्क। ठीक है, फेस मास्क के बाद इसका दूसरा नेम क्या रखा गया, फेसबुक। मेजरली इसको हम फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक के वाले से अपने 2 डेट्स याद रखनी है, लॉन्च कब हुआ और पब्लिक में कब आया। लॉन्च हुआ 4 फरवरी 2004 को और पब्लिक में कब आया, 18 मई 2012 को। मेटा, अभी भी इसका जो 2021 में नेम चेंज किया गया फेसबुक से, तो इसकी डेट भी अपने याद रखनी है, वो क्या है, 28 अक्टूबर 2021। ये बेट आपने ये सारे क्वेश्चन अपने याद रखनी है, नोट कर लेनी है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अभी फेसबुक की डिस्कस कर रहे हैं। फेसबुक को इसका सीईओ आपको पता है मार्क जकरबर्ग है। इसके अलावा टिकटॉक को भी डिस्कस कर लें, क्योंकि रिसेंटली टिकटॉक के बारे में काफ़ी गुफ्तगू की जा रही है। इन टिकटॉक के बारे में आपने ये याद रखना है कि टिकटॉक एक तो चाइनीज़ ओरिजिन कंपनी है। ठीक है, टिकटॉक सबसे पहले तो आप देखें कि इसको लॉन्च कब किया गया। इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 2016 में। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, तो चाइनीज़ कंपनी है, उसका नाम है बाइट डेंस। बाइट डेंस जो कि चाइनीज़ कंपनी है, उसने टिकटॉक को 2016 में लॉन्च किया था। ये आपने याद रखना है कि टिकटॉक जो है वो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 150 कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। ठीक है, 150 कंट्रीज़ में आपने याद रखना है कि ये इस वक्त दुनिया में चल रहा है टिकटॉक। इसके सीईओ की अगर बात की जाए, टिकटॉक के सीईओ कौन है, तो आप, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लें। सीईओ इनके टिकटॉक के शू जी चियो हैं। ठीक है, चाइनीज़ नेम है तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। सीईओ टिकटॉक के कौन है, शू जी चियो। अभी इसकी टिकटॉक के बारे में इसका क्वेश्चन में इसकी रेलेवेंस इसलिए बनती है, इसके चांसेस बनते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली यूएसए, कनाडा, ठीक है, यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड, इन ममालिक में
वैसे तो ये बहुत सारे ममालिक में टिकटॉक को बैन किया गया है, लेकिन रिसेंटली यानी अभी पिछले मंथ में यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड में भी टिकटॉक को बैन करने का किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है। तो आपने ये याद रखना है, टिकटॉक को भी फेसबुक को भी, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आपने इन सब की डेट्स याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद रहेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। प्रेपोजिशन का अगेन क्वेश्चन है हमारे पास, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। प्रेपोजिशन यहाँ पे ऑन तो आएगा नहीं क्योंकि सरफेस के लिए आता है, इन आ सकता है या इन टू आ सकता है। दोस्तों इन और इन टू का आपने कंसेप्ट थोड़ा याद रखना है। सपोज ये मेरे पास दोस्तों एक डस्टबिन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ इसके अंदर फेंकता हूँ, तो ऐसे सूरत में जब कोई चीज़ बाहर से अंदर किस चीज़ के जा रही है तो आपने प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करना है टू का, सॉरी इन टू का, ठीक है। लेकिन जब वो अंदर पड़ी, अब वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब वो चीज़ जब अंदर मौजूद है और वहाँ पे वो चीज़ मूवमेंट कर रही है, अंदर ही कोई चीज़ किसी शेप के अंदर, ठीक है, किसी क्लोज्ड चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ मूवमेंट करेगी, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप वहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो इन को यूज़ करेंगे, ठीक है। बाहर से जब कोई चीज़ किसी क्लोज सरफेस में जाती है तो ऐसी सूरत में प्रेपोजिशन इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जब अंदर ही किसी चीज़ के अंदर वो मूवमेंट कर रही है तो ऐसी सूरत में आप वहाँ पे इन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही गॉट डैश द बस व्हेन ही रीच्ड सिटी। गॉट फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अपने फ्रेजल वर्ब के हिसाब से देखने के यहाँ पे कौन सा मैनी सही आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो गॉट ऑफ रहेगा। गॉट ऑफ मीन्स टू लीव अ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। गाड़ी वगैरह से उतरने को आप गॉट ऑफ कहते हैं। इसके बाद ग्रीनलैंड इज अंडर द रूल ऑफ, ठीक है। ग्रीनलैंड के बारे में आपने याद रखना है चंद चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इस सवाल से कवर होंगे। सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो किसके अंडर है। तो ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के अंडर आता है, ठीक है। डेनमार्क के अंदर आइलैंड है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये किसके अंदर है, तो ये डेनमार्क के अंदर है। इसके बाद आपने और जो चीज़ें याद रखनी है ग्रीनलैंड के हवाले से, वो आपने याद रखना है कि ग्रीनलैंड एक लार्जेस्ट आइलैंड के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड के तौर पर इसको हम जानते हैं, लिख लेता हूँ इधर। ग्रीनलैंड एक तो आपने याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है तो ग्रीनलैंड है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीनलैंड जो है ये कहाँ पे है, तो आपने बताना है कि ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के दरमियान में है, ठीक है। आर्कटिक ओशन और अटलांटिक, आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के दरमियान ग्रीनलैंड वाक़ है। अब आर्कटिक ओशन और अटलांटिक के दरमियान में आप सपोज कर लें ये क्या है, ये आपका ग्रीनलैंड है। अब यहाँ पे आप चंद चीज़ें और भी याद रखिएगा। असल आर्कटिक ओशन क्या है, तो आर्कटिक ओशन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, तो हमारा स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो कौन है, आर्कटिक ओशन हमारा स्मॉलेस्ट ओशन होता है। इसी तरह से अटलांटिक ओशन के बारे में भी आप चंद चीज़ें याद रखें। एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है, आपने सुना होगा बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। तो अगर पूछा जाए कि बरमूदा ट्रायंगल कहाँ है, किस ओशन में है, तो आप उसका आंसर मार्क करेंगे कि बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में है। दूसरी चीज़ आपने जो याद रखनी है अटलांटिक ओशन के हवाले से,
अक्सर पूछा जाता है कि अटलांटिक ओशन कौन सी नहर, कौन सी कैनाल के साथ जुड़ा हुआ है, या पूछ लिया जाता है कि कौन से ओशन के साथ जुड़ता है, तो आपने इसका आंसर याद रखना है कि ये आपका अटलांटिक ओशन जो है पनामा कनाल के ज़रिए पैसिफिक ओशन के साथ जुड़ता है। ठीक है, पनामा कनाल के ज़रिए अटलांटिक ओशन जो है ये किसके साथ जुड़ता है? पैसिफिक ओशन के साथ। पनामा कनाल, पनामा कनाल को नेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, पनामा कनाल कनेक्ट्स इट विद पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आपका दुनिया का लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा था? आर्कटिक ओशन था। और लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? तो लार्जेस्ट आपका पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है। एक चीज़ और आपने याद रखनी है अटलांटिक ओशन के बारे में, कि इसे हैरिंग पौंड भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ओशन को हैरिंग पौंड कहते हैं, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? अटलांटिक ओशन। एक और भी आप इससे क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि अटलांटिक ओशन जो है ये यूरोप और यूनाइटेड स्टेट को जोड़ता है। ठीक है, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट को जोड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इसके अटलांटिक ओशन के रेलिवेंट हैं, आपने याद रखिएगा। इसके बाद ग्रीनलैंड रूल किसके अंदर आता है? डेनमार्क के अंदर आता है। तो डेनमार्क की ये भी पूछा जा सकता है करेंसी कौन सी है, या ग्रीनलैंड की करेंसी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या है? आपकी ग्रीनलैंड हो, GL में लिख रहा हूँ ग्रीनलैंड के लिए, या लिखा हो पेपर में कि डेनमार्क। इनकी करेंसी के बारे में अगर पूछा जाए कि इनकी करेंसी कौन सी है, तो दोस्तों इनकी करेंसी जो है उसे हम कहते हैं डेनिश क्रोन। इनकी करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने इन्हें याद रखना है। ग्रीनलैंड कहाँ पे है? डेनमार्क में है। ठीक है, डेनमार्क में करेंसी कौन सी चलती है? तो डेनिश क्रोन चलती है। ग्रीनलैंड में करेंसी कौन सी चलती है? तो डेनिश क्रोन चलती है। कहाँ पे वाक़या है? तो आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के दरमियान में वाक़या है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में भी आप कह सकते हैं कि वाक़या है। कुछ भी अब पूछा जाए तो आप ओशंस का पूछा जाए तो आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, वैसे पूछा जाए तो नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो आर्कटिक ओशन जो है आपका लार्ज, मैंने क्या लिखा है जी, आर्कटिक आर्कटिक ओशन आपका क्या है? स्मॉलेस्ट ओशन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ओशन है। अटलांटिक ओशन के बारे में आपने याद रखना है, एक तो बरमूदा ट्रायंगल है इसमें, उसमें पनामा कनाल के ज़रिए कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को। फिर पैसिफिक ओशन जो है वो आपका लार्जेस्ट ओशन है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन को आप हैरिंग पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमने इसके बारे में ये क्वेश्चन याद रखना है अटलांटिक के बारे में कि ये यूरोप और USA को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने नोट करने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द महाराजा ऑफ कश्मीर साइन द सो कॉल इंस्ट्रूमेंट। देखिए आज हमारे पास कश्मीर को लेकर जो तनाज़ात चल रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि महाराजा जो थे कश्मीर के, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने इंडिया के साथ एक्सेशन की थी, एक साइन किया था, मुआहदा कर लिया था। ठीक है, उस सो कॉल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डेट अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है कि वो इंडिया के साथ कब साइन किया गया था। आपके पास ऑप्शंस 3 हैं, इनमें से एक करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो है 26 अक्टूबर। ठीक है, 1947 1947 में ये इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था, जिसके ज़रिए कश्मीर को इंडिया के साथ महाराजा ने इलाक़ कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राउन वाटरफॉल्स इज़ लोकेटेड इन। ब्राउन वाटरफॉल्स कहाँ पे वाक़या है, कौन से मुल्क में है? ऑप्शन है हमारे पास न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और USA। दोस्तों हमारे पास ब्राउन वाटरफॉल जो है
इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे है, तो ये न्यूजीलैंड में वाक़या है। ब्राउन वाटरफॉल्स आपकी न्यूजीलैंड में वाक़या होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNHCR इज़, UNHCR ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की एक ज़ीली तंजीम है, कहाँ पे है, सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो UNHCR का हेडक्वार्टर आपका सही आंसर स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में अगर स्विट्ज़रलैंड ना हो तो फिर वो जिनीवा दिया होगा, तो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड का ही एक सिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन में जिनीवा हो तो जिनीवा, और अगर स्विट्ज़रलैंड दिया होगा तो स्विट्ज़रलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल नहीं है ये जिनीवा, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल की अगर बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है उसको हम बर्न कहते हैं, ठीक है। पेरिस, पेरिस किसका कैपिटल है, तो पेरिस फ्रांस का कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि UNHCR कब फाउंड हुई, ये 14 दिसंबर में हुई, ठीक है। 14 दिसंबर 1950 में इसको फाउंड किया गया, इसको बनाया गया। इसका काम क्या है, ये रेफ्यू करती है, रेफ्यूजी मीन जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उन्हें ये क्या करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। इसको दो दफ़ा इसने नोबेल प्राइज़ भी वोन कर चुका है, इस तंजीम को, इस शाख को 2 टाइम नोबेल प्राइज़ भी नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड किया गया। फर्स्ट टाइम इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1950 में। इसको जब ये फाउंड किए गए तो बिल्कुल 4 साल बाद, ठीक है, 1954 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और फिर दूसरी दफ़ा इसको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1961 में दिया गया था। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन याद रखनी है। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ 1954, 1950 में इसको फाउंड किया गया, 4 साल बाद ही इसने नोबेल प्राइज़, पहली दफ़ा इसने नोबेल प्राइज़ कब ले लिया, तो 4 साल बाद। दूसरा नोबेल प्राइज़ इसने कब लिया, दूसरा नोबेल प्राइज़ इसको मिला था 1981 में, ठीक है। तो 2 दफ़ा इसको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। फाउंड कब हुआ, UNHCR 14 दिसंबर 1950 में, ठीक है। और इसका जो पूछा जाए हेडक्वार्टर तो वो कहाँ पे है, जनीवा में या फिर स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा, इसके मेंबर कंट्रीज़ अगर पूछ लिए जाएँ, कितने ममालिक जो हैं वो इसके मेंबर हैं, तो वो 37 कंट्रीज़ जो हैं वो UNHCR के मेंबर हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। तो दोस्तों, आज के लिए जस्ट इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मालूमात कुछ आपको नहीं मिली, कुछ आपने नया सीखा, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए ये चैनल बनाया गया है, तो लाजमी सब्सक्राइब करके रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।